और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्ज़े लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज़ लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपने इज़्ज़त नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाज़ ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ये थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जिन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है कि पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी है जो अपने फील्ड मार्शल लोगेश आसिम मुनीर के साथ चुपके से दूसरे देशों में जाते हैं और भीख मांगते हैं, और मेरे साथ आसिम मुनीर का भी सिर शर्म से झुका रहता है, एंड हमें लोन क्रेडिटर्स की शर्तों पे जीना पड़ता है। Borrowing has become a national humiliation for Pakistan. And आप समझिए, it was not just an admission, it was not just an expression of frustration, it was an acknowledgement of how deeply Pakistan's economic crisis has eroded its sovereignty. A country which is now running on rollovers or bailout programs, उसके प्राइम मिनिस्टर एक्सपोजिंग ए डीपली स्ट्रक्चरल क्राइसिस विद इन द कंट्री, एंड हाउ ए सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट इज ओवरशैडोड बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसा क्या हुआ कि आज इनको शर्म आ रही है, क्योंकि ये तो वे लोग हैं जिनके खून में शर्म और हया नाम की कोई चीज है ही नहीं। यदि दुनिया की कोई मोस्ट सेमलेस बेशरम कौम है तो वो है पाकिस्तानी, एंड उसमें भी सबसे ज्यादा ये पंजाब रीजन से बिलोंग करने वाले लोग। वी फील असेम्ड। पाक पीएम ऑन बेगिंग फॉर मनी अराउंड द वर्ल्ड। इस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है काफी प्लेटफॉर्म्स पे, एंड मीडिया हाउसेस भी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पाकिस्तान एज ए रोग स्टेट आज के समय कोलैप्स होने की कगार पे है। इन्फ्लेशन कितनी हाई है, लोगों में त्राहिमाम है, एंड कैसे पाकिस्तान की सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को ओवरशैडो कर दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एंड कैसे वहां की मिलिट्री एक पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही है, किस प्रकार से पीएसयूज को ओवरटेक कर लिया गया है आसिम मुनीर की रेजिम ने। हमने देखा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया है, वी गो अराउंड द वर्ल्ड एंड बेगिंग फॉर मनी, और हमारे सर शर्म से झुके रहते हैं। हालांकि बात तो सही है, पैसे मांगने वाले का सर हमेशा शर्म से झुका ही रहता है, बट पाकिस्तान के केस में सबसे बड़ा इसका रीजन रहता है मिलिट्री शैडो। ये जो रेयर एडमिशन देखने को मिला है, इट वाज मेड स्टैंडिंग अलोंगसाइड द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये जो जॉइंट अपीयरेंस थी आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ की, ये एक क्रिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करता है कि आज के समय इस्लामाबाद इज टेलीग्राफिंग टू क्रेडिटर्स। जो सोवरेनिटी होती है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, वो क्रेडिटर्स के हाथों में है। जहां से लोन मिल रहा है, जहां से पैसा मिल रहा है, वे डिसाइड करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज को या पाकिस्तान के ओवरऑल गवर्नेंस को।
that the state's debt commitments are now implicitly guaranteed by the military establishment, जिस वजह से the line between the civilian governance and sovereign security is blurring, blur हो चुकी है वो लाइन। Here are some examples जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी, हालांकि वैसी कोई चीज उनके पास है नहीं, बट जो भी है उसको गवर्न करते हैं। दी 4 पिलर्स ऑफ सर्वाइवल, इन 4 देशों की वजह से पाकिस्तान सर्वाइव आज के समय कर रहा है, अन्यथा ये कब का कोलैप्स हो चुका होता एज एन इकोनॉमी। हालांकि इसमें हम यूएस को भी ऐड कर सकते हैं कि बैकडोर से यूएस एड एंड महोदय ट्रंप किस तरह से आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैक कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर उनके लिए अनाउंस किए जा रहे हैं एंड वे बैक डोर से पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। यहाँ पे बात करें इस्लामाबाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रेस्ट on life support from these four capitals: China, Saudi Arabia, UAE and Qatar, जिन्होंने पाकिस्तान को अब तक कोलैप्स होने से बचाया है। They averting immediate collapse but failing to stimulate organic growth into Pakistan. चाइना, आपको पता BRI या CPEC अम्ब्रेला टर्म जो है उसके तहत 60 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान को थमा दिए गए हैं, जिसका न तो पाकिस्तान को अब तक कोई बेनिफिट हुआ है और ना ही चाइना वहां से कुछ कमाई कर पाया है। एंड रिसेंट 2024-25 में 4 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्टेड रोलओवर्स भी देखने को मिला था चाइना की तरफ से। कहने को तो ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी बैकबोन है पाकिस्तान की, बट सबको पता है वो पैसा जा कहां पे रहा है। सेम यूएई का केस हम देखें तो यूएई एक लोन रोलओवर्स के रूप में उभरा है पाकिस्तान के लिए, ई कमिटमेंट्स वहां से आई हैं। हालांकि अभी रिसेंट एक न्यूज हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल पोर्ट में यूएई जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था अब वो नहीं करने वाला है, वो उसको जो है रद्द कर दिया गया है। बट एनर्जी एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में पाकिस्तान की मदद यूएई यहाँ पे करता रहेगा। सेम सऊदी अरबिया की बात करें, हालांकि हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि सऊदी अरबिया का केस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। सऊदी अरबिया सेल्फ इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान जैसे नमूने देश को या पाकिस्तान जैसे क्या कहे एक रोगी देश को, एक रोग स्टेट को अपने साथ रखता है, क्योंकि इसके पास अनफॉर्चुनेटली दुनिया का दुर्भाग्य है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास में है, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरबिया अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। तो जैसा एक डिफेंस पैक्ट देखने को मिला था एंड सऊदी अरबिया ने प्लेस किया है कि नियर अबाउट 25 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। कुछ पैसे ऑयल पेमेंट्स में दिए जाएंगे, कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे एंड फाइनेंशियल लाइफ सपोर्ट के रूप में सऊदी अरबिया देखने को मिला। सेम केस कतर का है, कतर ने भी 3 बिलियन यूएस डॉलर अभी रिसेंट पाकिस्तान को जो है पकड़ा दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे वादा किया गया है। एलएनजी मेजर एलएनजी सप्लायर कतर पाकिस्तान के लिए बनकर उभरा है। दीज इनफ्लोज कीप पाकिस्तान एफ्लोट बट डू नॉट मेक इट स्विम। पाकिस्तान इससे ग्रो नहीं कर सकता, दिखाई देगा कि बचा हुआ है बट बचेगा नहीं, डूब के रहेगा। डेट क्राइसिस, फिस्कल इमरजेंसी आज के समय पाकिस्तान में है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो शो करते हैं, जो डिफाइन करते हैं द ट्रैप कि पाकिस्तान कैसे बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, ये सारा डाटा जो है ऑफिशियल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आईएमएफ की तरफ से। टोटल पब्लिक डेट पाकिस्तान में आज के समय 76 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज है, जो कि डबल हुआ है इन लास्ट 4 इयर्स। इन विद इन जस्ट लास्ट 4 इयर्स इट डबल्ड। आईएमएफ डिपेंडेंसी
23rd प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान में इन 75 ईयर्स हिस्ट्री। और यहाँ पे आप देखिए कैसे 2014 से 2024 तक पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है। ये ग्राफ क्लियरली शो करता है। एंड डेट टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान का 80%, नियर अबाउट 80% है, जो अनसस्टेनेबल ट्रेजेक्ट्री को शो करता है कि ये भविष्य में डूबने वाला देश है। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 60% इनका जो टोटल टैक्स रिवेन्यू है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। तकरीबन 50% से 60% बताया जाता है। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो रिवेन्यू जनरेशन होता है उसका कितना पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है। फिस्कल ट्रैप पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो नेट फेडरल रिवेन्यू इनका 9.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस हैं, जिसमें से भी आप देखोगे डेट सर्विसिंग में 9.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी जा रहा है। जितने की कमाई नहीं है उतना तो इनको आप कह सकते हो कि ऋण देने में चला जा रहा है। जो ब्याज देना है दूसरे देशों को लोन लिया हुआ वो उसमें देना पड़ रहा है। लोन्स नो लॉन्गर फंड ग्रोथ, दे सर्विस ओल्ड लोन्स। पाकिस्तान के एक वो औरंगजेब नामक व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि जो हम लोन ले रहे हैं ना ये बुरे नहीं हैं, अगर उनका इस्तेमाल, इनका इम्प्लीमेंटेशन सही से किया जाए। अब कहाँ पे किया जाए? उनको कैपिटल एसेट्स में किया जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, या एजुकेशन में कर सकते हो, हेल्थ में कर सकते हो। बट कंजम्पशन कहाँ हो रहा है इस लोन का, ये सबको पता है। कुछ पैसा सरकारी नुमाइंदों के पास जाता है, आसिम मुनीर के पास जाता है, एंड बाकी का पैसा मिलिट्री के पास जाता है, जिन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की हुई है। एंड सारा पैसा करप्शन में जाता है, एंड इसके अलावा टेररिज्म को सपोर्ट करने में जाता है, स्पॉन्सर करने में जाता है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस पे पाकिस्तान का? जो आम नागरिक है बेसिकली पाकिस्तान में, सिंध के लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, इसके अलावा बलूच जो पीपल हैं जो लगातार संघर्षरत हैं अपनी आज़ादी के लिए, उनका क्या हाल है? 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज नाउ बिलो द पॉवर्टी लाइन, विच इज डबल्ड सिंस 2018। 3 गुना इंक्रीज हुआ है इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन पाकिस्तान। हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जिसको फ्यूल्ड किया गया है बाय क्रॉनिक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये क्रिटिकल सर्ज है। एंड ऐसे ही 8 मिलियन प्लस टोटल पीपल जॉबलेस हो चुके हैं। सो आज के समय पाकिस्तानी पॉपुलेशन फेसेस ए हिस्टोरिक सर्ज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स। सो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन पाकिस्तान में विद इन इट्स टेरिटोरी जितना भी प्रोडक्शन होता है वो लो वैल्यू का है। पाकिस्तान इकोनॉमी फेल टू मॉडर्नाइज व्हाइल रीजनल कंपीटिटर्स स्प्रिंट अहेड। आप बांग्लादेश का एग्जांपल देखिए, वियतनाम का एग्जांपल देखिए। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल वाला यहाँ पे शायद ओवरऑल है। सो बांग्लादेश 55 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वियतनाम 355 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान केवल 30 बिलियन यूएस डॉलर। द रीजनल गैप, एनुअल एक्सपोर्ट्स इन बिलियन यूएस बिलियन डॉलर। ओके, तो चाहे फिर टेक्सटाइल ग्रुप हो, फूड ग्रुप, मैन्युफैक्चरिंग या अदर्स की बात करें, पाकिस्तान की हालत जो काफ़ी ख़राब है, काफ़ी नाजुक है। और इसके पीछे मिलिट्री सबसे बड़ा रीज़न है, एंड और भी कुछ कारण हैं जैसे हम डिस्कस करें तो आज के समय पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री ने ओवर शैडो कर लिया है पूरी इकोनॉमी को, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, हर जगह पाकिस्तान की आसिम मुनीर का योगदान हमें दिख रहा है। दी गारंटर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कौन है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। डायरेक्ट निगोशिएशन करता है सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, यूएस के साथ में, आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ,
सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट केवल नाम की साथ चलती है। आसिम मुनीर का एक कुत्ते की तरह काम करता है शहबाज शरीफ, बस उसको साथ ले जाने के लिए लेके जाया जाता है कि हाँ ये हमको रिप्रेजेंट करने वाला एक नमूना है। बट निगोशिएशंस, पावर किसके पास में है? आसिम मुनीर के पास में है। सिविलियन गवर्नमेंट स्टैंड्स बिहाइंड द डेट। आसिम मुनीर ने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है जो डायरेक्ट ओवरसाइट करती है इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल द क्रेडिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ की इकोनॉमिक जोन्स एंड एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स। ये भी आर्मी के द्वारा देखा जाता है। वीकनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑन दी फिस्कल पॉलिसीज, ये भी आर्मी के द्वारा। इसे कहते हैं मील बस इंपायर। एक पैरेलल इकोनॉमी स्ट्रक्चर बना के खड़ी कर दी है आसिम मुनीर ने। फौजी फाउंडेशन, जहां ये लोग फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, एनर्जी एंड फूड जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में काम करते हैं। इसके अलावा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है जो रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। एनसीएल लॉजिस्टिक्स सेल, ये भी आर्मी की ही एक विंग है जो नेशनल फ्रेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है देखती है। एंड खास बात ये है कि ये जितना भी यहाँ से ट्रेड करते हैं या व्यापार करते हैं ये टैक्स फ्री होता है। दे ऑपरेट्स पैरेलल टू सिविलियन सेक्टर्स with tax exemptions and preferential access। स्पेशल टैग मिला है ना भाई इनको तो। क्राउडिंग आउट डेवलपमेंट, डिफेंस जितना पैसा आ रहा है, रिवेन्यू जनरेट जितना हो रहा है उसका 18+% डिफेंस में ये खर्च करते हैं। और यहाँ पे पेंशंस एंड मेजर एक्विजिशंस को एक्सक्लूड किया गया है, वो अलग से आएगा। बट डिफेंस के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, सोवरेनिटी को बचाने के नाम पे जो इनके पास नहीं है, 18% of their GDP is allocated to defense। डेट सर्विसिंग में चला जाता है 55%, नियर अबाउट हमने देखा 50 और 60 के बीच में। सिविलियन गवर्नमेंट के पास जाता है 12%, डेवलपमेंट के नाम पे केवल 15%, लेकिन उसमें से भी 2.3% ही खर्च यहाँ पे कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है करप्शन। करप्शन दी ब्लैक होल। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक है 133 आउट ऑफ 180। को बेहद ही करप्ट भ्रष्ट है पाकिस्तानी। अब यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, भारत की रैंक है 96 या आई थिंक 98 के आसपास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 96 या 98 है आउट ऑफ 180। लेकिन यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की रैंक भले ही 133 रही हो, बट भारत डिजर्व करता है 180 आउट ऑफ 180, because we are the most corrupted, we are the most corrupt country and we are the most corrupt people in the world। हमसे करप्ट कोई नहीं है एंड वी डिजर्व यार, हम डिजर्व करते हैं इस रैंक को 180 आउट ऑफ 80। भारत सबसे करप्ट है। भारत के नेता, भारत के ब्यूरोक्रेट्स, भारत के ऑफिशियल्स, भारत के पटवारी, ये सब तरह के छोटे क्लर्क से लेकर पीएम तक सब सिस्टम में भ्रष्ट हैं। और ये भ्रष्टाचार हमने लंबे समय से कायम किया हुआ है, एक दिन में नहीं किया। ये हमारी बपोती है, हेरिटेज है। इसको तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट करना चाहिए, इंटेंजिबल वाली में कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी भाई देख रहा है तो सॉरी फॉर दैट, आप 133 डिजर्व करते हो एंड हम डिजर्व करते हैं 180 आउट ऑफ 180। तो आप लोगों से ज्यादा भ्रष्ट हम हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान ने सिक्योर किया 29 यहाँ पे स्कोर, जिसके साथ इनकी रैंक होती है 133। एलिट वेल्थ एंड ऑफशोर लीक्स, तो पनामा जो पेपर्स लीक हुए थे उनमें पता चला था कि 400 प्रोमिनेंट जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस थे, बिजनेस टाइकून्स थे, या जो भी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफशोर टैक्स हेवेंस में होल्ड करके रखा हुआ था, जबकि नेशनल ट्रेजरी रन्स इम्पैटी वो खाली पड़ी थी।
शेल कंपनीज बना के दुबई या लंदन में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके, वो उनका एक अलग चल रहा था, हम उस पर नहीं जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल ओपेसिटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ प्रिक्योरमेंट एंड एसओई लॉसेस, यानी कि स्टेट ओन इंटरप्राइजेज आज के समय घाटे में है, लॉस है। सालाना 1 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज इनके लिए एलोकेट करने पड़ते हैं इनको, ताकि इनको ये रन कर सके, सो दैट जस्ट टू कीप देम रनिंग। मिसमैनेजमेंट की वजह से, घोस्ट एम्प्लॉयज की वजह से, प्रिक्योरमेंट बैक्स की वजह से ये सरकारी कंपनियां डूब रही हैं। टेररिज्म इकोनॉमी यहाँ पैरेलल ग्रो कर रही है। जैसे आप सबको पता, देश दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, वे पाकिस्तान में ही आज पनाहग्रस्त हैं। पाकिस्तान की सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आईएसआई एंड अदर इंटेल एजेंसीज ने सब मिलके पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, एंड वहां उनको पनाह मिलती है, सेफ हेवन के रूप में वे रहते हैं। भारत में प्रॉक्सी वार भारत को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं, एंड काफी ऑपरेशंस वे भारत में रन कर रहे हैं आज के समय भी। एंड इस टेरर इकोनॉमी को ग्रो करना पाकिस्तान के लिए भी काफी बैड साबित हुआ। 18 में इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया, FATF लिस्ट में, फिर 18 से 22 बाहर निकाला इनको, और 18 से 22 इनको फिर से शायद डाला गया था, एंड 22 में फिर बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि लगा कि चलो जो भी कंप्लाइंसेज हैं उनसे ये मेल खा रहे हैं। अन्यथा अब तक ये अगर ग्रे लिस्ट में होती या इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया होता ना, तो ये कब का ये देश जो है कोलैप्स हो चुका होता। एंड यहाँ आप देख पाओगे पाकिस्तान में पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम इस पे बात तो चलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है। बाकी पैसा थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें डेट सर्विसिंग में जाता है 50%, एंड 15% डेट सर्विसिंग लोन पेमेंट में जा रहा है। मीन्स कुछ पैसा ब्याज में चला जाएगा, कुछ पैसा लोन भी तो वापस करना है भाई, मूल भी तो वापस करना है ब्याज के साथ। तो डिफेंस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में 18%, करप्शन घोस्ट में 10%। हाँ, अलग अलग से आप देखोगे क्राइटेरिया इनके लिए है, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो एक लार्जर क्वेश्चन ये अभी भी हमारे सामने बना रहता है कि ये पाकिस्तान ऑनेस्टली स्वीकार तो कर रहा है, पाकिस्तान की जो भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कि हाँ हमें शर्म आती है, हम बेशरम लोग हैं, हम पैसा मांगते हैं, और लोन के बलबूते पे आज हम सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कंजम्पशन में उस लोन को इस्तेमाल किया, कोई कैपिटल एसेट नहीं तैयार किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है उसको, केवल और केवल इन्होंने उसको टेररिज्म में दे दिया, अपनी जेबें भर ली हैं। सो द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर पाकिस्तान फेसेस ए क्राइसिस, द क्वेश्चन इज वेदर दिस rare movement of honesty will catalyze painful structural reforms within the country as avoided for decades, or whether it will remain just another unfulfilled confessions confession in the long history of broken promises। तो ये है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।